हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। टॉपिक का नाम है आपके पास में रिप्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट डिसीजन। ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली टॉपिक बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, बस मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्यूशन की मेथड क्या होती है। बेसिकली सारे पॉइंट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट तो सारा खत्म हो चुका है, कंसेप्ट के नाम पे कुछ नहीं बता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास में मेन चीज़ है कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का जो क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन किस स्टेप के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसे सॉल्व कैसे करना है, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर मेरे ख्याल से, ये मेरे हिसाब से कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो चैप्टर है आपके पास में, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो चैप्टर है आपके पास में, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 3 टाइप्स के ये मैंने बनाए टाइप्स। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए कह रहा हूँ कि कंसेप्ट को अगर हम बाइफरकेट करें तो टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे ख्याल से 3 तरीके के यहाँ पे बाइफरकेशन हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन को अगर बाइफरकेट करें तो 3 हिस्से में ये बाइफरकेट होगा। सबसे पहला हिस्सा जिसे मैं कहता हूँ सिंपल क्वेश्चन, या फिर मैं कहता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आते हैं आपके पास में IRR मेथड हो गया, MIRR हो गया, ठीक है, ARR हो गया, ये सारे कोई पॉइंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें आपके पास में फॉर्मूला यूज़ करना है और उसका आंसर लेके आना है, बस बात खत्म। जैसे कि ARR, IRR, MIRR, जिसमें थोड़ी बहुत ट्रिक यूज़ करनी है, जो कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जिस तरीके की ट्रिक होती है जो हमने पढ़ाई है आपको, वो फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर लेके आना है। जैसे कि MIRR है तो वहाँ पे कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना होता है। IRR है तो उसमें 2 रेट एज्यूम करने होते हैं। बेसिकली वो तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, लेकिन ये सारी मेथड्स आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है और फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर निकालना है, जिसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कहता हूँ। इसमें ज़्यादा सोचने लायक कुछ होता नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 से लेके हमने इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक तो वही क्वेश्चन करे, यही सारे थे, IRR, MIRR, पे बैक पीरियड, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरी टाइप की बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डिसीजंस लेने होते हैं, मैं कहता हूँ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 14 देखा, 13 देखा। ठीक है, 14 हमारा टी कॉफ़ी वाला, 13 क्वेश्चन अपना वेस्टेज वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 क्वेश्चन ही था वेस्टेज वाला। ठीक है, ये सारे ये क्वेश्चन, हाँ जी, वेस्टेज वाला 13 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास में वही है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होता है डिसीजन मेकिंग में, वो आपको कुछ कहानी बताएगा कि अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, बेसिकली करंटली। फिर आपको एक नई कहानी ऐड करवाएगा कि अगर हम ये करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। एक न्यू कहानी आपको कहा जाएगी कि अगर हम यहाँ पे वो चीज़ ऐड कर दें, या फिर वो रिप्लेस यहाँ पे ऐड कर दे, या फिर हमारा जो ये प्लान है उसे रिप्लेस कर दे इस प्लान से, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली ये ऐसी कहानी कहता है जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सिंपली हमें ये जो नया प्लान है उसके हिसाब से हमें बेसिकली NPV निकालना होता है। NPV अगर पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि हाँ ये नया प्लान आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर NPV नेगेटिव आया तो हम कह देते हैं कि ये प्लान एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बेसिकली हमने इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 देखा जिसमें NPV नेगेटिव आ गया था। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपका जो नया प्लान है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 में NPV पॉजिटिव आया था, तो वहाँ पे हमने कहा था कि आपका जो नया प्लान आप सोच रहे हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कहानी कही जाती है, करंटली हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये 2 कहानी कहा जाती है। ठीक है, और जो क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम NPV निकालते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें फ़ायदा है। अगर फ़ायदा है तो हम एक्सेप्ट करते, वरना नहीं करते। अब तीसरा जो है वो आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है रिप्लेसमेंट बेसिस पे। रिप्लेसमेंट बेसिस पे आपके पास में,
ठीक है, बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्लेसमेंट बेसिस, जहाँ पे आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट बेसिस में क्या होता है, रिप्लेसमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे मशीनरी की मेनली बात होती है। कहता है कि हम एग्जिस्टिंग कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, M1 कह देता हूँ, मशीन यूज़ कर रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट बेसिस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कहानी फिक्स होती है, जैसे कि मैंने डिसीजन मेकिंग में भी आपके पास में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी कहानी फिक्स करवा दी थी लास्ट लेक्चर में, कि ऐसे ही कहानी कही जाती है, बस अमाउंट वगैरह चेंज होता है, बस वही चीज़ होती है, ठीक है, बाकी कहानी सेम होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, कहानी सेम रहेगी। कहानी में ऐसा होगा कि आपको करंट, हम कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, करंट की, कि हम कोई मशीन अभी यूज़ कर रहे हैं करंटली। कहानी में ऐसा होगा कि फिर आपको कहा जाएगा कि हम न्यू मशीन जो है वो रिप्लेस करने वाले। क्या है सर? रिप्लेस करने वाले, एक्सचेंज बेसिकली। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप फ़ोन एक्सचेंज करते हैं ना, वैसी चीज़। तो आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हम रिप्लेस करने वाले हैं M2, कोई मशीन, हमने दूसरी मशीन, न्यू मशीन हम परचेज़ करने वाले, उसके बदले हम M1 आपके पास में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर M2 की कोई प्राइस देगा, फॉर एग्जांपल 10 लाख, और फिर M1 की प्राइस देगा 2 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए कट जाएंगे, नेट अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और फिर लास्ट में आपको ये पूछा जाएगा कि ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं, जो डिसीजन मेकिंग में जो काम करते थे वही यहाँ पे भी करना है। एनपीवी निकालना है, एनपीवी अगर पॉजिटिव आया, एनपीवी अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड है, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जैसे करते थे यहाँ पे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़े स्टेप ध्यान में रखने होंगे, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बाकी डिसीजन मेकिंग और ये रिप्लेसमेंट बेसिस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आइए एक बार के लिए रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देखने की ट्राई करते हैं। रिप्लेसमेंट में बस एक ट्रिक आपके पास में थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन देखें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट डिसीजन में क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। मैंने आपके पास में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि हम अभी करंटली M1 यूज़ कर रहे हैं, मशीन है, मशीन का नाम क्या है? M1। अभी हम करंटली क्या यूज़ कर रहे हैं? M1 यूज़ कर रहे हैं। अब M1 हमने अभी अभी परचेज़ किया 10 लाख रुपए में, अभी अभी परचेज़ किया हमने 10 लाख रुपए में, हमने परचेज़ किया, आउटफ्लो 10 लाख रुपए। कहते हैं कि अभी अभी हमने परचेज़ किया और इसकी जो इनफ्लो की ताकत है, ठीक है, इसमें से जो मशीन में से जो इनफ्लो निकल के आएगा, वो कहता है हर साल 2 लाख रुपए हम कमाएंगे पर एनम, हर साल 2 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन कितने साल तक? तो कहता है कि मशीन की जो लाइफ है वो 10 साल की है, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख इस तरीके से 10 साल तक हम कमाएंगे। 10 साल बाद मशीन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 10 साल की लाइफ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में सम ऑफ पी फैक्टर आपको गिवन है, सम ऑफ पी फैक्टर मतलब कि 10 साल का सम ऑफ पी फैक्टर आपको गिवन है 5.10, ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया बस। इसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कहते हैं कि कहानी कुछ इस तरीके से कि करंटली हमने ये जो परचेज़ किया है, अभी अभी परचेज़ किया, जिसके आउटफ्लो 10 लाख रुपए में हमने परचेज़ किया, 2-2 लाख रुपए वो जो है हर साल हमें इनकम करवाएगा 10 साल तक। अब कहते हैं कि कोई न्यू कंपनी आई हमारे पास, न्यू कंपनी हमारे पास आती है, हमारी एक कंपनी है, न्यू कंपनी हमारे पास आई और कहते हैं कि हम आपको जो है M2 मशीन जो है वो ऑफ़र करते हैं, M2 जो है मशीन हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको, ठीक है। ऑफ़र किस तरीके से किया? ये न्यू कंपनी हमें कहती है कि हम M2 जो मशीन 2 है, न्यू मशीन है हमारा, वो हम आपको देते हैं और उसके बदले M1 हम आपको जो है आप हमें दे दीजिए, ठीक है। हम रिप्लेसमेंट की पॉलिसी आपके पास में देते हैं कि आप M1 हमें दे दीजिए, उसके बदले M2 हम आपको न्यू मशीन आपको देंगे, बिल्कुल अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की तरह, जहाँ पे आप फ़ोन कोई परचेज़ करते हैं न्यू, उसके बदले ओल्ड फ़ोन आप जो है एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे कहता है कि न्यू मशीन की कॉस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहता है कि जो न्यू मशीन है वो पड़ेगा कितने में? 20 लाख रुपए में। लेकिन अगर उसके बदले आपने एक्सचेंज कर लिया तो इसका तो 10 लाख रुपए कट जाएगा, सीधी सी बात है। एक्सचेंज करेंगे तो इसका जो प्राइस है 10 लाख रुपए वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आप फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो बिल्कुल वही होता है कि 10,000 का न्यू फ़ोन परचेज़ करा, ओल्ड फ़ोन की प्राइस है फॉर एग्जांपल 2000, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होता है 8000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी वही है, कहते हैं मशीन 2 की जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए है, अगर आप इसे एक्सचेंज करवा लेते M1 से, अपना जो करंट मशीन है, तो कहते हैं 10 लाख रुपए तो उसके चले जाएंगे, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना है 10 लाख रुपए,
ठीक है। इसके बाद कहता है कि जो न्यू मशीन की जो कैपेसिटी है इनफ्लो की, वो कहता है हर साल आपको 4 लाख रुपए कमाने को मिलेंगे 10 साल तक। इसकी भी लाइफ 10 साल है, इसकी भी लाइफ 10 साल थी। ठीक है, तो जो करंट मशीन है वो भी 10 साल का है, जो न्यू मशीन हम एक्सचेंज करने के लिए सोच रहे हैं उसकी भी लाइफ 10 साल की है। ठीक है, तो आपको ये ऑफ़र मिला है कि अगर आप एक्सचेंज करें तो आपको ये चीज़ आपके पास में हो सकती है। आपको पूछा गया है कि क्या ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। जो हमें ऑफ़र मिला है कि M2 हम आपको देते हैं, उसके बदले M1 हम आपसे परचेज़ कर लेंगे, रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो क्या ये रिप्लेसमेंट करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बस वो पैराग्राफ फॉर्म में होता है और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऐड कर देता है। बाकी क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स होता है वो यही है। तो अभी तक हम रिप्लेसमेंट डिसीजन को पढ़े नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मली मैं आपको पूछूं कि सर कौन सा मशीन बेहतर होगा और रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो नॉर्मली जो अभी तक हम पढ़े हैं उस तरीके से स्टूडेंट कहेंगे कि एक काम करते हैं, M1 जो है मशीन 1 उसका NPV निकाल लेते हैं, उसके बाद M2 का NPV निकाल लेते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट यही कहेंगे और यही आपके पास में होना भी चाहिए, सोचना अभी तक तो कहते हैं कि M2 का NPV निकाल लेते हैं, M1 का NPV निकाल लेते हैं। अगर M2 का NPV ज़्यादा होगा तो रिप्लेसमेंट करना चाहिए ओबियसली, क्योंकि M2 में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो रिप्लेसमेंट करेंगे, वरना नहीं। तो वैसा ही करते हैं सबसे पहले नॉर्मल। कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, M1 और M2 का दोनों का NPV निकालते हैं। सबसे पहले M1 का NPV के लिए ईयर, कैश फ्लो, PV फैक्टर और PV प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉलम बना देंगे। इसके बाद ईयर 0 में आपके पास में क्या खर्चा लिखेंगे, 10 लाख रुपए का। M1 के लिए निकाल रहे 10 लाख रुपए का खर्चा है। पी फैक्टर ईयर 0 पे ऑलवेज 1 होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू भी 10 लाख रहेगी माइनस में, क्योंकि आउटफ्लो है। इसके बाद 10 साल तक आपको 2-2 लाख रुपए इनकम मिलने वाली है। इनकम हर साल सेम है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 से 10 साल इस तरीके से लिख दिया 2 लाख रुपए, और 10 साल का पी फैक्टर, सम ऑफ पी फैक्टर लिख लिया, जो क्वेश्चन में गिवन है 5.10। तो 5.10 मैंने यहाँ पे लिख लिया सम ऑफ पी फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दिया 2 लाख से, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 10,20,000। ठीक है, और अगर इसका एनपीवी देखें तो 20,000 रुपये आपके पास में एनपीवी आया, किसका, M1 का। इसी तरीके से M2 का भी एनपीवी निकाल लेते हैं। कितना है, आउटफ्लो 20 लाख है, 4 लाख रुपये इनफ्लो है, और 10 साल तक आपके पास में ये इनकम होने वाली है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से M2 का एनपीवी, ईयर, कैश फ्लो, पी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरीके से ईयर 0 और 1 to 10 आपके पास में लिख देंगे। कैश फ्लो में ईयर 0 पे आउटफ्लो लिखा जाता है, आउटफ्लो इसमें 20 लाख रुपए है, और इनफ्लो हर साल 4 लाख रुपए मिलने वाले। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास में पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। ईयर 0 पे तो पी फैक्टर 1 ही होता है, तो 20 लाख इंटू 1, 20 लाख ही आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि आउटफ्लो है। और इनफ्लो में 4 लाख रुपए हर साल मिलने वाले। कहता है पी फैक्टर में सम ऑफ पी फैक्टर लिखेंगे, जो क्वेश्चन में मैंने दे रखा है 5.10, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 20,40,000, 20,40,000। और यहाँ पे एनपीवी देखें तो 40,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली आप देखें, नॉर्मली अभी हम रिप्लेसमेंट डिसीजन पढ़े नहीं है, तो नॉर्मली आप तो यही करेंगे, सीधी सी बात है कि दोनों मशीन का एनपीवी निकालेंगे, और फिर अब ये देखेंगे कि अगर M1 हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से हमें फ़ायदा कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये का हमें फ़ायदा मिलेगा टोटल। अगर M2 यूज़ करोगे तो 40,000 रुपीज़ का फ़ायदा मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं रिप्लेस करवा दूँ, अगर M1 को मैं रिप्लेस करके M2 डाल दूँ तो मुझे फ़ायदा कितना होगा। तो सर आप कहेंगे कि हमें फ़ायदा 40,000 का होगा, आप कहेंगे 40,000 का फ़ायदा, लेकिन 40,000 का फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 20,000 का। कैसे, कहते हैं कि M1 यूज़ कर रहे थे तब तो 20,000 वैसे भी कमा रहे थे, एक्सचेंज करो या फिर ना करो 20,000 तो वैसे भी कमाना ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना कमाए, कहते हैं कि M2 में जाएंगे तो 40 कमाएंगे, एक्स्ट्रा कितना कमाए, एक्स्ट्रा सर 20,000 कमाए, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, ये मेन इनकम है। यही तो आपके पास में, इसी वजह से तो हम M2 में रिप्लेसमेंट करने की एक्सेप्टेंस देंगे। क्यों, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा कमाएंगे। अगर M1 में रहे तो 20 ही कमा पाएंगे, अगर रिप्लेसमेंट कर दिया तो 40 कमाएंगे, 20 एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑफर इज एक्सेप्टेड बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा हम 20,000 का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। देख लीजिए, ऑफर जो है वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सचेंज ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं, 20,000 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में नॉर्मली हम ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे इस तरीके से होता है।
क्लियर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन की बात करें, तो ये सॉल्यूशन गलत है। रिप्लेसमेंट का जब भी क्वेश्चन आए इस तरीके से सॉल्यूशन आप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। बड़े क्वेश्चन आते इस तरीके से, दोनों का एनपीवी निकाले और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाले और फिर आप लास्ट में कहे कि ये आप एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम से भी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि दोनों का एनपीवी निकालना है। ठीक है, दोनों मशीन का एनपीवी निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकाल के फिर आप सोचेंगे कि एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। ये मेथड ही गलत है जब आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो सही मेथड क्या है? सही मेथड है कि जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, जब रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको इंक्रीमेंटल मेथड से सॉल्व करना है अपना सॉल्यूशन। इंक्रीमेंटल मेथड से सॉल्यूशन आपको करना है। इंक्रीमेंटल मेथड में क्या होता है? इंक्रीमेंटल मेथड में बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये दो बार एनपीवी नहीं निकालना, एक ही बार एनपीवी निकालना है। और आपके पास में ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग जो आपने निकाला, ये 2 बार एनपीवी निकाल के एक ही बार में ये निकल सकता है। कैसे? बहुत ज़्यादा सिंपल। कहते हैं कि आप एक काम करिए, दोनों मशीन का आपको कंपैरिजन करना है, रिप्लेसमेंट करे या फिर नहीं। बिल्कुल सही है, सही है सर। सिंपल आपको क्या करना है, दोनों मशीन का डिफरेंस ले लेना है, मतलब कि इंक्रीमेंटल। अगर हम M2 एक्सेप्ट करते हैं M1 के बदले, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा और एक्स्ट्रा कितनी अर्निंग होगी, उसे हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब इंक्रीमेंटल। कहते हैं कि अगर M2 एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और M1 हमें एक्सचेंज में दे देना है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना पैसा पे करना पड़ेगा। कहते हैं M2 तो वैसे 20 लाख का है, लेकिन M1 जाएगा 10 लाख का, तो हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना है? ओनली एंड ओनली 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ पे करके हमें 20 लाख का मशीन मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो जो कि 10 लाख रुपए। उसी तरीके से इंक्रीमेंटल इनफ्लो अगर देखें तो कहते हैं कि इनफ्लो अगर M2 की बात करें तो 4 लाख होगा, M1 में 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें M2 मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा कितनी अर्निंग कर पाएंगे? एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इनफ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे वही करना है, जो इंक्रीमेंटल आपने निकाल दिया आउटफ्लो और इंक्रीमेंटल इनफ्लो, इनका एनपीवी निकाल दो, आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर एक ही बार में। ठीक है, एक बार के लिए मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए इंक्रीमेंटल आउटफ्लो और इंक्रीमेंटल इनफ्लो कितना आया था। कहते हैं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो जो है वो 20 लाख माइनस 10 लाख 10 लाख आया था, और इंक्रीमेंटल इनफ्लो जो है वो 4 लाख माइनस 2 लाख आपके पास में 2 लाख आया था। बस अब इन दोनों के हिसाब से एक ही बार में एनपीवी निकाल दो। आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने ये जो ऊपर दो बार कैलकुलेशन करके ये एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला था, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला था दो बार कैलकुलेशन करके, एनपीवी 2 बार कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने कहा कि सर 20,000 का फ़ायदा एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्सेप्ट करना चाहिए, ये एक ही बार में हो जाएगा। इंक्रीमेंटल मेथड से एक ही बार में हो जाएगा। आपको सिंपली इंक्रीमेंटल इनफ्लो और आउटफ्लो ये 2 निकाल लेना है, उससे एनपीवी निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखना है तो एक बार के लिए देख लीजिए। कहता है कि सर इन दोनों को ही हम इनफ्लो और आउटफ्लो मान के एक ही बार एनपीवी निकालिए, आपके पास में एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाएगी। कहते हैं ईयर्स, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर में ईयर 0 और 1 to 10 आपके पास में। ईयर 0 पे 10 लाख खर्चा है, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 10 लाख। ईयर 1 से लेके 10 तक इनकम हो रही है, इंक्रीमेंटल इनकम है कितनी? 2 लाख। यहाँ पे इंक्रीमेंटल चीज़ें लिखी जाएगी, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल इनफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। पी फैक्टर तो वही क्वेश्चन में जो गिवन है, ईयर 0 पे तो 1 रहता है, और यहाँ पे सम ऑफ पी फैक्टर 5.10। ठीक है, 5.10। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, 10 लाख इंटू 1 आपके पास में 10 लाख आ जाएगा, 2 लाख इंटू 5.10 आपके पास में 10 लाख 20,000। डायरेक्ट आंसर आ गया 20,000। अगर ये पॉजिटिव आया है तो हम एक्सेप्टेड कह देंगे, अगर नेगेटिव आया तो हम नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे एक ही बार में काम हो जाएगा। जबकि इस तरीके से अगर आप कहते हैं, जो कि ये तरीका ही गलत है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि दोनों एनपीवी निकाला, इसके बाद आप इसकी एक्स्ट्रा अर्निंग निकालेंगे, फिर सोचेंगे कि एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आपने इंक्रीमेंटल से एनपीवी निकाला। अब सिंपल है, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्टेड, नेगेटिव है तो नॉट एक्सेप्टेड।
जबकि यहाँ पे आपको ये माइनस करना पड़ता है 40,000 20,000 माइनस करके, फिर एक्स्ट्रा अर्निंग देखनी पड़ती है, फिर हम सोचते हैं एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कि अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड है, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेड, काम खत्म। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट का डिसीजन का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इंक्रीमेंटल मेथड आपको यूज़ करनी। इंक्रीमेंटल मेथड का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जो दोनों मशीन का आउटफ्लो गिवन है और दोनों मशीन का इनफ्लो गिवन है, आपको उसका डिफरेंस लेना है, जिसे हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। और ये डिफरेंस जो लिया आपने, बस उसी का ही एनपीवी निकाल लो। एनपीवी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेड, सिंपल है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्जाम में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन होता, इसके बदले हमें सेल, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि आप खुद से थोड़ा कैलकुलेशन करें और 10 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से होता है। वो तो हमने फॉर्मेट लिखवाया था कि आपके पास में अगर कैश इनफ्लो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कैसे निकाल सकते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, ठीक है, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिए तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मिलेगा। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, टैक्स माइनस करते थे और डेप्रिसिएशन एड बैक करते थे, तो हमें इनफ्लो मिल जाता था, ठीक है। वही चीज़ है, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो फॉर्मेट में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे इनफ्लो, और उसके बाद उसका इंक्रीमेंटल निकाल के एनपीवी निकाल लेंगे। एनपीवी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। आइए एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 देखते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 इसके बेस है आपके पास में। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 ये रहा। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, कहता है कोई एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, खैर कोई भी नाम हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में तो नाम चेंज होते रहते हैं, अमाउंट चेंज होते रहते हैं, मेन है कंसेप्ट, ठीक है। कोई एक्स लिमिटेड करके कंपनी है जिनके पास मशीन है, जैसे कि मैंने अभी अभी कहानी सुनाई, एक क्वेश्चन करवाया, वैसे ही कहानी ऑलवेज सेम ही देखने को मिलेगी, बस अमाउंट वगैरह चेंज होते हैं, इन्फॉर्मेशन को थोड़ा आगे पीछे किया जाता है, कहानी सेम रहेगी। रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज हमें इंक्रीमेंटल मेथड से ही यूज़ करना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो जनरल स्टूडेंट पूछते हैं डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, जहाँ पे कहते थे कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में कभी भी आपको सेपरेटली एनपीवी नहीं पूछा जाता। यहाँ पे सेपरेटली एनपीवी पूछा है, मतलब कि ये रिप्लेसमेंट भले ही वर्ड यूज़ करा है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन ही था, हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, आउटफ्लो गिवन था, इनफ्लो गिवन था, बस पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकालना था। ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एनपीवी पूछा गया था दोनों मशीन का सेपरेटली। लेकिन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा और लास्ट में पूछेगा कि रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट में देखो, कहता है कि सर ये एडवाइस आपको करना है कि ये जो एक्स लिमिटेड है उसे एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या फिर नहीं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम रिप्लेसमेंट डिसीजन कहते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, जहाँ पे आपको लास्ट में पूछेगा कि हमें रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से, तो कहता है कोई एक्स लिमिटेड करके कंपनी जिनके पास मशीन है ऑलरेडी, जैसे कि मैंने अभी अभी क्वेश्चन करा वहाँ पे भी मैंने कहा कि हमारे पास M1 था मशीन, ऑलरेडी हमने अभी अभी परचेज़ किया था। यहाँ पे क्या कहानी है, कहते हैं कि हैज़ बीन ऑपरेटेड फॉर 3 ईयर। अच्छा ये 3 साल से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। हमने जो क्वेश्चन लिया था वहाँ पे मैंने कहा था अभी अभी परचेज़ किया है 10 लाख रुपए का मशीन M1, ठीक है, जो कि 2 लाख रुपए हर साल वो इनकम देगा। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी चेंज करी गई, ये कहता है कि हमने मशीन ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है, 3 साल तो यूज़ भी कर लिया, 3 साल यूज़ हो चुका है, ठीक है। कहते हैं मशीन हैज़ रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल। अच्छा 5 साल की लाइफ ऑलरेडी बची है अभी, कहता है सेल्वेज वैल्यू कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मशीन की टोटल लाइफ कितनी होगी? सर बिल्कुल बता सकते। कहते हैं कि सर 3 साल ऑलरेडी चले गए, 5 साल और बचे हैं, 3 साल ऑलरेडी चले गए, 5 साल और बचे हैं, तो टोटल इस मशीन की लाइफ कितनी होगी? सर 8 साल, सीधी सी बात है, 8 ईयर्स, ठीक है। टोटल लाइफ कितनी होगी? 8 ईयर्स की लाइफ होगी, सीधी सी बात है, सिंपल सा मतलब निकल के आता है। और 8 साल जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, कहते हैं इस मशीन की कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, ठीक है।
कहते हैं करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए इस मशीन का। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि सर आज, मतलब कि 3 साल हमने यूज़ करा और आज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आज मतलब कि 3 साल ख़त्म हो गए, ठीक है। आज की बात मतलब कि 3 साल ख़त्म हो चुके हैं और आज हम यहाँ पे खड़े जहाँ पे 5 साल और बचे। कहते हैं आज की इसकी करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए, मतलब कि 3 साल यूज़ करा। अगर आज के आज हम इस मशीन को बेच देते, जहाँ पे इस मशीन की 5 साल की लाइफ और बची है, अगर आज के आज बेच देंगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर 5 साल पूरे यूज़ कर लिए और, तो कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं मिलनी है, ठीक है। अभी तो इसकी करंट मार्केट प्राइस है 2 लाख रुपए। अगर बेचना चाहो तो 2 लाख रुपए आपको इस मशीन के बदले मिल सकते हैं, अभी के अभी बेचो तो। कहते हैं कंपनी इज़ कंसिडरिंग प्रपोजल। देखिए कंपनी को प्रपोजल मिला है, ऑफर मिला है। किस चीज़ का ऑफर? कहता है कि टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ द मशीन टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीन। कहते हैं कि ऑफर मिला है कि एक न्यू मशीन दिया जाएगा और इसके बदले आपको जो अपना एग्जिस्टिंग मशीन है उसे एक्सचेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एग्जिस्टिंग मशीन में क्या है और न्यू मशीन में क्या है, क्या क्या डिफरेंस रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन करवाया वैसा ही कुछ है, बस यहाँ पे इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है। मैंने जो क्वेश्चन करा हुआ सिंपल सा था। यहाँ पे इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट तरीके से गिवन है। आपको बस इनफ्लो निकाल लेना है और फिर इंक्रीमेंटल करके एनपीवी निकाल लेना, काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन है और न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमारे हिसाब से ये M1 था और M2 था हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन की जो कॉस्ट हमने जब परचेज़ करा था वो 3,30,000 रुपये है, 3,30,000। लेकिन परचेज़ तो 3 साल पहले किया था, 3 साल तो ऑलरेडी हम इसका यूज़ कर चुके। ये तो परचेज़ प्राइस गिवन है, जब हमने परचेज़ किया था तब की बात है, 3 साल पहले की, ठीक है। न्यू मशीन हमें कितने में पड़ेगा? कहता है 10 लाख रुपये में, 10 लाख रुपये में न्यू मशीन पड़ेगा। अच्छा, अगर एक्सचेंज हो गया तो मुझे बताइए कि हमें 10 लाख रुपये में से कितने माइनस हो जाएंगे। अगर हम एग्जिस्टिंग मशीन देंगे तो उसके बदले 10 लाख रुपये का न्यू मशीन आएगा, उसके बदले हम एग्जिस्टिंग मशीन देंगे, उसके बदले हमें कितना पेमेंट करना होगा? क्या 10 लाख पूरा करना पड़ेगा? क्या 10 लाख में से 3,30,000 माइनस होगा या फिर 2 लाख माइनस होगा? बताइए सर। 2 लाख माइनस होगा। 3,30,000 तो सर 3 साल पहले की प्राइस है। अभी की इसकी वैल्यू क्या है सर? अभी की करंट वैल्यू है 2 लाख। अगर आज बेचना चाहते हो 3 साल यूज़ करने के बाद, इसके 2 लाख मिलेंगे। तो कहते हैं न्यू मशीन अगर आपने एक्सचेंज करवा लिया तो 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। आपको नेट अमाउंट पे करना होगा कितना? इंक्रीमेंटल अमाउंट 8 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये 8 लाख क्या आ गया सर? इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो तो तुरंत मिल चुका, लो जी। अब निकालना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकाल लिया, बस एनपीवी निकाल लूँगा, काम खत्म। इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकाल लिया, एनपीवी निकाल लूँगा, काम खत्म। तो ये चीज़ हो गई। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन की लाइफ 8 साल है। हाँ वो तो हमें पता ही चल गया, वैसे 3 साल तो आप यूज़ कर चुके, अब तो 5 साल है। अब 8 नहीं 5 साल ही बचा है, क्योंकि 3 साल तो आप यूज़ कर चुके। कहते हैं न्यू मशीन जो आएगा उसकी भी लाइफ 5 साल है। तो अल्टीमेटली अब देखिए दोनों की लाइफ इक्वल हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि ये 3 साल यूज़ हो चुका है तो अब आपके पास में इसकी लाइफ 5 साल की ही है, ठीक है। और इसके बदले 5 साल वाला ही मशीन मिल रहा है, तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। देखिए कंपैरिजन तब हो पाती है जब दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम हो, तभी कंपैरिजन सही से हो सकती है। तो देखिए दोनों की कंपैरिजन सही से हो पाएगी क्योंकि दोनों की लाइफ अब सेम ही है। 3 साल तो एग्जिस्टिंग मशीन को यूज़ कर लिया, तो अब इसकी भी लाइफ 5 साल बची है। अगर एक्सचेंज करवाते तो न्यू मशीन जो मिलेगा उसकी भी लाइफ 5 साल है, तो हम कंपैरिजन सही से कर पाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन हम सही से कर पाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन में कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है। हाँ वो तो ऊपर बताया था कि सैल्वेज वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे वापस से बता दिया। न्यू मशीन का सैल्वेज वैल्यू है 40,000 रुपये। न्यू मशीन में आपको सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर सैल्वेज वैल्यू गिवन है तो ये एक तरीके का इन्फ्लो ही है, हम ईयर एंडेड पे इसे ऐड कर देते हैं, आपको पता ही है। ट्रीटमेंट सारी पता है आपको, बहुत बार करवा चुका हूँ ये चीज़। तो कहते हैं एनुअल आउटफ्लो आपको गिवन है 30,000 यूनिट, यहाँ पे हर साल बनते हैं। अगर न्यू मशीन परचेज कर लिया तो कहता है कि 75,000 यूनिट आप हर साल बना पाओगे, ठीक है। और सेल कितने में करेंगे? तो वो तो 15 रुपये में करते थे, 15 रुपये में ही करेंगे, दोनों में 15-15 है, ठीक है। कहता है एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, एनुअल दिया है, पूरे साल में हम कितने घंटे मशीन चलाते हैं। तो कहते हैं 3,000 आवर 3,000 आवर। न्यू मशीन परचेज करेंगे तो भी वो 3,000 आवर ही हम चलाएंगे, ये हमने डिसाइड किया है, ठीक है।
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है, एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है, 4 रुपये 4 रुपये। और कहता है लेबर कॉस्ट पर आर आपको गिवन है 40 रुपये और 70 रुपये, 70 रुपीज़। तो कहते हैं पर आर, तो टोटल आर तो हमें पता ही है और यूनिट भी हमें टोटल पता है, तो बस मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, काम खत्म। कहता है इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट, कैश आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर नॉन कैश होता ना तो दिक्कत आती है, तो डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीटमेंट करनी पड़ती है कि डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो हम लेस करते हैं, फिर टैक्स बेनिफिट लेने के बाद ऐड बैक करते हैं। लेकिन अगर कोई कैश आइटम ऑलरेडी गिवन है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एज ए एक्सपेंस हम एक बार माइनस कर देंगे, काम खत्म। डेप्रिसिएशन एक नॉन केस आइटम था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो नॉन केस एक्सपेंस होते हैं उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि फॉर्मेट में हमें ओनली कैश आइटम को कंसिडर करना होता है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस कर देते थे, माइनस कर देते थे। उसके बाद टैक्स बेनिफिट ले लेते थे, टैक्स बेनिफिट जैसे ही ले लिया डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते थे। यहाँ पे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको गिवन है लेकिन वो ऑलरेडी इन कैश है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है एज ए एक्सपेंस और काम खत्म। और वो भी 50,000 65,000 गिवन है। इसके बाद कहता है कंपनी यूज़ रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV मेथड आपका डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ हो रहा है 20% के हिसाब से। ये तो आपको पता ही होगा, अकाउंट में बहुत सारी प्रैक्टिस आपने करी होगी WDV और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। कहते हैं इनकम टैक्स रेट 30% है और आपको पूछा गया है कि आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन ध्यान रहे एक्स लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे अगर यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है वो 12% या फिर उससे ज़्यादा हो। इस तरीके का जो सेंटेंस है ज़रा एक बार रीड कर लीजिए। इस तरीके का सेंटेंस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी रिटर्न है जो 12% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम होगी तो एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। COC कितना है सर, 12%, मतलब कि PV फैक्टर 12% के हिसाब से लेने हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहता है, ठीक है। और 12% के हिसाब से PV फैक्टर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होते तो फिर यही कंपलसरी लेने पड़ेंगे, फिर डिजिट में चेंज नहीं करना। 3 डिजिट गिवन है तो 3 डिजिट ही लेने पड़ेंगे, फिर 4 नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कंपलसरी फिर वही लेना पड़ेगा, नहीं गिवन है तो फिर अपने तरीके से लीजिए 4 डिजिट, 5 डिजिट या फिर 3 डिजिट। लेकिन अगर गिवन है कंपलसरी यही लेना पड़ेगा, वरना आंसर गलत, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बस इंक्रीमेंटल ही तो निकालना है, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो तो वैसे ही निकाल चुके, कितना 8 लाख था, 8 लाख निकाला था इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, सिंपल है। तो कहते हैं इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 8 लाख रुपये। तो आइए इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकालते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकालते हैं। चलिए इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कहते हैं कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑफ, इसके बाद इंक्रीमेंटल इनफ्लो, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। सबसे पहले आउटफ्लो मिल चुका है तो आउटफ्लो ही लिख देता हूँ, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, ठीक है। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो जिसमें आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट कितनी है, न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है और आपके पास में इंक्रीमेंटल कितना अमाउंट आ रहा है, कहता है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है। तो कहता है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो है वो ₹10 लाख है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ, इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन जो हमें एक्सचेंज में देने वाले हैं। तो कितने इसके पैसे हमें मिल जाएंगे, मतलब कि कितने कट जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है उसे हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कितना है, 3,30,000 मत लिख देना गलती से,
3,30,000 परचेज प्राइस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 साल ऑलरेडी हम मशीन को यूज़ कर चुके हैं। अब 3 साल यूज़ करने के बाद वही अमाउंट थोड़ी ना रहेगा, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा, तो प्राइस यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अभी की करंट मार्केट प्राइस गिवन है। अगर कुछ भी नहीं कहा इसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस पे ही एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। और जैसे ही 2 लाख रुपीज़ माइनस किया, आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपीज़ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, 8 लाख रुपीज़ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो। तो 2 लाख रुपए में एग्जिस्टिंग मशीन बिक गया, 2 लाख रुपए में एग्जिस्टिंग मशीन बिका है। ठीक है, 2 लाख रुपए में एग्जिस्टिंग मशीन बिक गया। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही कोई असेट आप बेचते हैं तो टैक्सेशन के अंदर आप एक चीज़ पढ़े कि जब हम असेट को सेल करते तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस निकल के आता है, और उस पर होता है टैक्स सेविंग और टैक्स पेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, सिखा ही देता हूँ। वैसे ये जनरली यूज़ नहीं होता ऐसे, ये बेसिकली इसे इग्नोर करने के लिए कहता है कैपिटल गेन वगैरह को, लेकिन फिर भी एक बार सिखा देता हूँ। देखिए, मुझे बताइए कि ओल्ड जो मशीन है या फिर एग्जिस्टिंग मशीन जो है, जिसे हम ओल्ड मशीन कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग मशीन कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो कितने में बिका? भाई एक्सचेंज किया है तो एक्सचेंज में भी प्राइस कितनी रखी, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में गया ना 3 साल बाद। कहते हैं आफ्टर 3 ईयर्स एग्जिस्टिंग मशीन कितने में सेल हुआ? कहते हैं सेल प्राइस जो है वो कितनी रही, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में ये एग्जिस्टिंग मशीन एक्सचेंज में चला गया, मतलब कि सेल प्राइस कितना हुआ इस मशीन का, 2 लाख रुपए आफ्टर 3 ईयर। अब हमें क्या करना होता है, हमें इसको चेक करना पड़ता है कि क्या ये सही प्राइस है या फिर इसमें आपको फ़ायदा नुकसान कुछ हुआ है, ये चेक करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे फ़ायदा या फिर नुकसान हुआ है तो उस पर टैक्स सेविंग या फिर आपको टैक्स पेइंग आपको जो है करना पड़ता है। ठीक है, उसे ही हम कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी ब्लॉक ऑफ असेट में कोई भी असेट नहीं बची थी, मतलब कि ये लास्ट असेट थी। अगर ब्लॉक ऑफ असेट में कोई भी असेट अभी भी बचा हुआ है, ये सेल करने के बाद भी ब्लॉक ऑफ असेट में एग्जिस्ट करता है, तो फिर कोई भी कैपिटल गेन नहीं आता। ये कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर पढ़े होंगे, इनकम टैक्स कैपिटल गेन चैप्टर। वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पढ़ के आते हैं, ये माना जाता है क्योंकि वहाँ पे डिटेल चीज़ है कि अगर ब्लॉक ऑफ असेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो कभी भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। कैपिटल गेन तभी निकलता है जब ब्लॉक ऑफ असेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बार के लिए देखिए कि इसकी रियल प्राइस कितनी है। अगर रियल प्राइस निकालनी है तो सीधी सी बात है 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अगर मशीन की रियल प्राइस निकालनी है कि 3 साल बाद इसकी रियल प्राइस क्या होगी, तो अभी निकाल लेते। देखिए, कहते हैं मशीन की कॉस्ट बताओ कितनी है, कितने में हमने परचेज़ किया था 3 साल पहले। कहते हैं 3,30,000 में। ठीक है, 3,30,000, इसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इसमें से डेप्रिसिएशन 3 साल का माइनस कर दो, अभी पता चल जाएगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करते हैं, इसने कहा है 20% WDV पे चार्ज करते हैं। तो कहते हैं 3,30,000, कैलकुलेटर में लिख दिया, -20% 1 साल का, -20% दूसरे साल का, और -20% तीसरे साल का। ये जो अमाउंट आ गया वो आ रहा है मेरा 1,68,960। लो जी, डेप्रिसिएशन कितना टोटल हुआ, 3 साल का डेप्रिसिएशन टोटल हुआ ₹1,61,040। ये हमने माइनस किया और ये आपके पास में वैल्यू आ गई, मशीन की वैल्यू। लो जी, मशीन की वैल्यू जो है वो आपके पास में आ गई। ठीक है, मशीन की वैल्यू अगर आप देखें तो मशीन है कितने का, 1,68,960 का। बेचा कितने में, 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में बेचा, मतलब कि आपने क्या करा है सर, गेन करा है, प्रॉफिट किया है। कितने का गेन किया? कहते हैं कि सर 1,68,960 इंटू -2 लाख, तो कितने का गेन किया है? कहता है ₹31,040 का। इस पे जो टैक्स बनता है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इस पे जो टैक्स बनेगा वो आपको इनफ्लो के साथ पे करना पड़ता है। ये इनफ्लो में ही आपको ऐड करना पड़ता है इसकी टैक्स की सेविंग।
क्या बात समझ में आ रही? इस पे जो टैक्स बनता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। तो कहते हैं इसका टैक्स कितना बनेगा, 30% के हिसाब से बनेगा टैक्स, इसका 30% करेंगे, जो टैक्स आता है वो आपके पास में पे करना पड़ता है क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अर्निंग करी है, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो कहा, कहते हैं कि अगर ब्लॉक ऑफ असेट एग्जिस्ट करता है तो कभी भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, और यही क्वेश्चन में आपको बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है इट हैज़, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो कहता है इट हैज़ सेवरल अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट में अदर मशीन भी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, हमें कोई कैपिटल गेन नहीं निकालना है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है एकदम से? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कैपिटल गेन होता तो भी क्या आपको क्या करना था। ठीक है, जनरल ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, हमें कैपिटल गेन ऑलवेज इग्नोर ही करना होता है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में यही होता है, ऐसे मॉड्यूल में वही चलती है कि अगर कैपिटल गेन आ भी रहा है तो हम नोट में लिख देते हैं कि कैपिटल गेन इज़ इग्नोर। जब तक क्वेश्चन खुद ये ना कहे कि कैपिटल गेन निकाल के उसकी ट्रीटमेंट करो तो हमें करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो नोट्स में सिंपली लिख देना कैपिटल गेन इज़ इग्नोर, काम खत्म। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल हमने क्या निकाल रहा है, आउटफ्लो निकाल लिया। बस अब इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकाल जाए, ठीक है, तो हम दोनों का क्या निकाल लेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे और क्वेश्चन खत्म। एनपीवी पॉजिटिव आया तो कह देंगे एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेबल। बस इनफ्लो निकालना है, वही तो मेन चीज़ है। अब इनफ्लो में ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने डायरेक्ट वो जो क्वेश्चन करवाया वो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके पास में, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके पास में। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या था कि इनफ्लो डायरेक्टली गिवन था, मैंने डायरेक्टली दे दिया, आपने डायरेक्ट उसका डिफरेंस निकाला और क्या निकाल लिया आपने डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास में इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकाल लिया, आउटफ्लो निकाल लिया और आपने एनपीवी निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इनफ्लो गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करवा रहा है। ठीक है, सेल की इन्फॉर्मेशन है, कुछ खर्चे हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जब ऐसा कहा जाए तो याद रखिएगा एक चीज़, जब आपको डायरेक्टली अगर आपको डायरेक्टली इनफ्लो इज़ नॉट गिवन, इनफ्लो इज़ नॉट गिवन, अगर डायरेक्टली इनफ्लो नहीं गिवन है तो याद रखिएगा, तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है। आपको पता है कि सर आपको जो है इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन तो आप फॉर्मेट यूज़ करते हैं, सेल में से क्या चीज़ माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, ये सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देते हैं, सारी चीज़ें माइनस हो जाती है। तो ये जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर हम टैक्स माइनस कर देते हैं और टैक्स जैसे ही माइनस हो जाता है फिर ऐड बैक कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और जो भी आंसर आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आया उसे हम कह देते हैं इनफ्लो। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपको इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन है, मतलब कि सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मटेरियल ऐसा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 2 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 आपका फोकस होना चाहिए ऑलवेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालिए, मतलब कि इतनी चीज़, सेल में से जितने भी खर्चे क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस करके पहले ये निकालो, ये आपका स्टेप 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप में 2 पार्ट में हम बाइफरकेट करें। उसके बाद ये मिल जाने के बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स मिलने के बाद फिर डेप्रिसिएशन माइनस करना, ठीक है, जो भी अमाउंट आए उसमें से टैक्स माइनस करना, और टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके इनफ्लो निकालना। 2 स्टेप में काम करना दोस्त। ठीक है, सबसे पहले तो ये फोकस होना चाहिए, हालांकि हमें तो इनफ्लो ही निकालना है, ये वाला पॉइंट ही निकालना है, लेकिन हम 2 स्टेप में काम करेंगे। कब? जब इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन है तब 2 स्टेप में काम करना है। काम तो एक ही है, पूरा फॉर्मेट ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन 2 स्टेप में बाइफरकेट करके ही कैलकुलेशन करेंगे, तभी आसानी से सोल्व कर पाओगे। पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालेंगे, मतलब कि सेल में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, वही निकलेगा। ठीक है, सेल में से जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो सेल आपको गिवन है, एक्सपेंस कितने कितने हैं, कहते हैं मटेरियल है, लेबर है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये 3 एक्सपेंस माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स मिल जाएगा, ख़त्म कहानी। ठीक है, और इसका इंक्रीमेंटल, ये सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल में ही निकालनी है, मतलब कि मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन का निकाला, न्यू मशीन का निकाला, फिर इंक्रीमेंटल,
क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकालना है, तो सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल में ही लेंगे, ठीक है, और लास्ट में इंक्रीमेंटल इनफ्लो हमें मिल जाएगा। 2 स्टेप में काम करना है, ठीक है जी। आइए, कहते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मेरा फोकस सबसे पहले अभी यही है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकालना। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हालांकि मुझे तो इनफ्लो तक पहुंचना है, लेकिन स्टेप 1 मेरा फोकस यही है। अच्छा, यहाँ पे स्टेप 1 कहीं पे लिखना नहीं, ठीक है, ये तो हमें समझने के लिए कि सबसे पहला स्टेप 1, जब इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ही निकालूंगा। वो कैसे निकलता है? सेल में से सारे खर्चे जो क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस कर दो। तो सबसे पहले सेल कितना है? कहता है 15 रुपये पर यूनिट है। तो टोटल यूनिट कितना है? 30,000 और यहाँ पे 75,000। तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। कहता है 30,000 इंटू 15, 4,50,000 और 75,000 इंटू 15, 11,25,000। लेकिन सर हम यहाँ पे इंक्रीमेंटल निकालेंगे दोस्तों, इंक्रीमेंटल का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। हमें इंक्रीमेंटल सारी चीज़ें चाहिए, ना कि ओल्ड मशीन की, ना न्यू मशीन की। हमें क्या चाहिए? इंक्रीमेंटल चाहिए। तो दोनों का इंक्रीमेंटल कितना ज़्यादा सेल हो रहा है, न्यू मशीन में जाने की वजह से हमें 6,75,000 का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सेल में, ठीक है। उसी तरीके से खर्चे भी लिखेंगे। खर्चे में मटेरियल लिख दो। मटेरियल में क्या है सर? कहता है 4 रुपीज़ पर यूनिट है। तो जितने यूनिट है मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 30,000 इंटू 4, 75,000 इंटू 4, यहाँ पे 1,20,000, 3 लाख, और आपके पास में 1,80,000 इंक्रीमेंटल आ गया। डिफरेंस, इंक्रीमेंटल का मतलब डिफरेंस। कहते हैं कि सर न्यू मशीन में 3 लाख का खर्चा होगा और ओल्ड मशीन में 1,20,000 का खर्चा। तो न्यू मशीन में जाने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। कितना? 1,80,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम भी तो हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो एक्स्ट्रा खर्चे भी तो हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। तो आपके पास में अल्टीमेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है वो हमें देखना है, ठीक है सर। ये चीज़ भी क्लियर। इसके बाद लेबर दिया है तो लेबर की देख लेते हैं। कहते हैं लेबर पर आवर के हिसाब से, और टोटल आवर पूरे साल में कितने हैं वो गिवन है, एनुअल, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करना है। कहते हैं 3,000 इंटू 40 और 3,000 इंटू 70। तो यहाँ पे आपके पास में 1,20,000 और 2,10,000, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 90,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे न्यू मशीन अगर एक्सेप्ट किया तो, ठीक है। याद रहे, खर्चा ज़्यादा हो रहा है लेकिन इनकम भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो खर्चे तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन इनकम भी हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंक्रीमेंटल कैश कॉस्ट आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दे रखी है 50,000 और 65। तो 50 और 65, तो इंक्रीमेंटल कितना आ गया? 15,000। और जैसे ही आपने लिख लिया, आपको क्या मिल जाएगा सर? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मिलेगा। अब आपको सिंपली इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, उसके बाद टैक्स माइनस करना है, और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है। यही चीज़ क्या आ जाएगी सर? यही चीज़ आपके पास में इंक्रीमेंटल इनफ्लो आ जाएगा। और बस हमारा क्वेश्चन लगभग से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो एनपीवी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3,90,000 मुझे क्या मिल गया? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बस अब क्या करना है? सिंपली इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करना है, यहीं पे दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता तो डेप्रिसिएशन हर साल का सेम होता। ये हर साल की मेरी इनकम है 3,90,000 इंक्रीमेंटल इनकम, हर साल की है ना, ये हर साल की इन्फॉर्मेशन है, और हर साल का मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, हर साल का। लेकिन डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता, फॉर एग्जांपल 20,000 स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20,000 माइनस करके काम ख़त्म कर देता, ठीक है। इसमें से फिर टैक्स माइनस कर देता और 20,000 ऐड कर देता और मेरा इनफ्लो आ जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि डेप्रिसिएशन WDV मेथड के हिसाब से, और आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इवन इंटरमीडिएट में भी अकाउंट में बहुत बार आपने क्वेश्चन करे होंगे। कहते हैं कि जब WDV मेथड से क्वेश्चन होता है तो WDV का मतलब होता है हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को अलग अलग कैलकुलेट करके यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। हर साल की इनकम सेम है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो हर साल सेम है। देखिए 3,90,000 3,90,000 5 साल तक, लेकिन डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, इसलिए ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ा। अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होता तो ये फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता, यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस कर देता। 20,000 रुपये फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन होता और टैक्स माइनस कर देता, और फिर 20,000 एड बैक कर देता और इनफ्लो आ जाता।
दिक्कत तब आती है जब वो डेप्रिसिएशन हर साल का डिफरेंट होता है। हर साल का डिफरेंट होता है तो सीधी सी बात है, मुझे हर साल के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और फिर वो माइनस करके, फिर टैक्स माइनस करके, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके लास्ट में मुझे इंक्रीमेंटल इनफ्लो निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ये फॉर्मेट बनाना पड़ा। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स लिख दिया, हर साल का सेम ही है। अब मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करूँगा वर्किंग नोट में, हर साल का कितना कितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पे जो भी अमाउंट आए वो लिखूंगा, उसमें से टैक्स माइनस करूँगा। टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 30% है, तो 30% टैक्स माइनस करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है तो आपको पता ही है अब क्या करना है, सिंपली डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा, कैश इनफ्लो। इसका टोटल मिल जाएगा कैश इनफ्लो, काम खत्म। ठीक है, कैश इनफ्लो मिल जाएगा। कहते हैं कैश इनफ्लो मिल गया, बस काम खत्म। अब यहाँ पे करना क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस करना है। अगर इनफ्लो ज़्यादा आ गया, मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आती है पॉजिटिव, तो एक्सेप्टेड, वरना नहीं। सिंपल है। ठीक है, तो बस वही काम करना है। अब सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे सिखाने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ कि अगर WDV मेथड के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो कहता है कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे ऑलवेज, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रहे कि जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल पे हो रही है। मतलब कि सर यहाँ पे ध्यान रहे, डेप्रिसिएशन जो है आपके पास में, डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीमेंटल आउटफ्लो पे होगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो पे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कह सकते हैं या फिर आउटफ्लो कह सकते हैं, उस पे कैलकुलेट होगा। याद रहे सर, डेप्रिसिएशन वैसे नॉर्मली किस पे होता है सर, कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर ये याद रहे, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेंगे। मतलब कि यहाँ पे इंक्रीमेंटल खर्चा कितना है वो बताओ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने निकाली सर 8 लाख रुपए, तो 8 लाख पे डेप्रिसिएशन होगा, ना 10 लाख पे ना 2 लाख पे। कितने पे होगा, कैलकुलेशन होगा 8 लाख पे। ऑलवेज डेप्रिसिएशन ऑलवेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट डिसीजन के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, कहते हैं कि सर बताइए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले तो इस पे ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, तो कहते हैं इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है आपके पास में ₹8 लाख है। बस डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दो, इस पे चार्ज करना, हर साल 20% चार्ज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। एग्जाम में ये कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट कैसे होता है वो भी कैलकुलेटर में सिखाऊंगा। आपके पास सिंपल कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है तो पता नहीं फिर वो यूज़फुल होगा कि नहीं। मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में आप देख लीजिए आपके कैलकुलेटर में अगर वो वर्क कर रहा है तो आपका कैलकुलेटर बिल्कुल सही है, वरना फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो नॉर्मल सिखाता हूँ, उसके बाद ट्रिक सिखाऊंगा। एग्जाम में ट्रिक ही यूज़ करनी है, ये कैलकुलेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ICM मॉड्यूल दिखाता नहीं है तो हमें भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो आपके कंसेप्ट को रिवाइज करवाने के लिए ये कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं 8 लाख रुपये पे हम 20% सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 20% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, ईयर 1। ठीक है, तो 8 लाख कैलकुलेटर में लिखेंगे इंटू 20%, तो आपके पास में 1,60,000। 1,60,000 फर्स्ट ईयर का क्या आ गया सर, डेप्रिसिएशन। जैसे ये माइनस करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा सर, ईयर 1 के एंड में इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 6,40,000। अब सेकेंड ईयर में वापस से 20% टैक्स लगेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर का। ऐसे 5 साल तक लेना, ठीक है, क्योंकि लाइफ 5 साल की है। तो 6,40,000 इंटू 20%, तो कहता है 1,28,000। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 5,12,000। ये सेकेंड ईयर के एंड में इतनी वैल्यू बच गई। अब 5,12,000 बची, बस
थर्ड ईयर में वापस से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा इंटू 20%, 5,12,000 इंटू 20%, तो कहता है आपके पास में 1,02,400। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये आपके पास में लग गया, तो माइनस करेंगे आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी 4,96,00,000। ठीक है, फोर्थ ईयर में वापस से 20% आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगा फोर्थ ईयर का, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 20% करेंगे तो आपके पास में 81,920। ठीक है, जैसे ये माइनस करेंगे आपके पास में क्या आएगा 3,27,680, और वापस से 20% फिफ्थ ईयर का जो कि ईयर एंडेड है। ठीक है, मशीन की लाइफ ख़त्म हो गई, बस ये लास्ट डेप्रिसिएशन है आपके पास में, इंटू 20% करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 65,536, जो कि माइनस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 2,62,144। लो जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुका है 500 साल का। बस ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग नोट में आप इस तरीके की कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। आपके पास में वक्त है तो ज़रूर दिखाइएगा, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ जी आपने वर्किंग नोट में प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन करी है। अगर आपके पास में वक्त है तो आपको ये कैलकुलेशन ज़रूर करनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन ज़रूर करनी है। लेकिन अगर आपके पास में वक्त नहीं है, और ICAI मॉड्यूल तो ये कैलकुलेशन करता ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन यहीं पे दिखा देंगे, यहीं पे मतलब कि डायरेक्ट अमाउंट ही दिखा देंगे। सर डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकलेगा? देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, कैलकुलेटर में 0 प्रेस कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अभी मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है सर? इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है? 8 लाख। कैलकुलेटर में 8 लाख लिख दो, कैलकुलेटर में 8 लाख लिख दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ फॉर्मेट में, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? कहता है 20% WDV है। SLM होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ये फॉर्मेट ही नहीं बनाना पड़ता, यहीं पे हो जाता सारी चीज़ें। WDV है इसलिए ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है, हर साल की सेपरेट कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी। अगर हर साल सेम डेप्रिसिएशन होता तो फिर क्या ही दिक्कत थी? कोई दिक्कत ही नहीं थी। हर साल WDV के हिसाब से इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ रहा है हर साल का। तो 20% WDV है। ठीक है, कैलकुलेटर में 8 लाख लिखा हुआ है और 20% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मान के चलता हूँ आपके पास में सिंपल कैलकुलेटर है, अगर कोई और कैलकुलेटर है तो देख लो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर वो फॉलो हो रही है तो बस वो कैलकुलेटर भी चल जाएगा आपके पास में। तो कहता है 8 लाख कैलकुलेटर में लिख रखा है। अब देखिए 20% डेप्रिसिएशन है ना, सबसे पहले 8 लाख इंटू 20% करेंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इंटू 20% करो, इंटू 20%, तो आपके पास में 1,60,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। 1,60,000 एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ध्यान से देखिए। 1,60,000। अब देखिए कैलकुलेटर में एक माइनस का साइन दिख रहा होगा और एक इसके नीचे इक्वल टू का प्रेस साइन दिख रहा होगा। ये आपके पास में कैलकुलेटर है। ठीक है, ये आपके पास में कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपके पास में प्लस का साइन है और यहाँ पे आपके पास में देखिए माइनस का साइन और नीचे इक्वल टू का साइन दिख रहा होगा। आपको क्या करना है? माइनस एक बार प्रेस करना है, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करना है। माइनस एक बार प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करो। इससे क्या होगा पता है? 8 लाख में से 1,60,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। माइनस इक्वल टू एक बार प्रेस करो, आपके पास में यही अमाउंट आ जाएगा 6,40,000। ये शॉर्टकट है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही होगा। फिर से एक बार 0 प्रेस कर दीजिए कैलकुलेटर में। सबसे पहले किस पे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन? इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट है कितना? 8 लाख। अभी कैलकुलेट किया तो कहता है 8 लाख इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, 8 लाख कैलकुलेटर में लिख दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? कहता है 20% WDV है। ठीक है, तो 8 लाख इंटू 20% किया, सबसे पहले साल का तो डेप्रिसिएशन मिल गया कितना? 1,60,000। कितना? 1,60,000 सबसे पहले ईयर का डेप्रिसिएशन मिल गया। ठीक है जी, सबसे पहले ईयर का डेप्रिसिएशन हमें मिल गया कितना? 1,60,000। ठीक है, अब कैलकुलेटर में 0 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेटर पे ही सारी कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है? इस अमाउंट पे पहुंचना है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैलकुलेटर में 1,60,000 आपको दिख रहा है, माइनस इक्वल टू, एक बार माइनस प्रेस करिए, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करिए, तुरंत आप इस अमाउंट पे आ जाएगा 6,40,000। माइनस इक्वल टू आ गया 6,40,000।
6,40,000 आ गया, इंटू 20% करो 1,28,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इंटू 20%, तो 1,28,000 लिख दो यहाँ पे 1,28,000। कितना सिंपल है, कहता है 1,28,000। वापस से माइनस इक्वल टू प्रेस कर दो, अमाउंट पे आ जाएंगे, माइनस इक्वल टू, तो वो आपके पास में आ जाएगा 5,12,000। इंटू 20% कर दो, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इंटू 20%, तो कहता है 1,02,400। लो जी, वापस से इंटू इक्वल टू प्रेस करेंगे, अमाउंट पे पहुंच जाएंगे, 4,90,600 इस तरीके से आएगा। अब इंटू 20% करेंगे, वापस फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इंटू 20%, 81,920। लो जी, माइनस इक्वल टू प्रेस करो, वापस अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। कितना अमाउंट पे पहुंचे, 3,27,680 पे। बस इसका 20% कर दो, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इंटू 20%, तो आपके पास में आ जाएगा 65,536। कितना ज़्यादा आसान है। वैसे ये ट्रिक तो आपको वैसे भी पता होगी, बचपन से ही ऐसे ट्रिक करते आ रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी वीडियो को स्टॉप करिए, अब एक और बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी है जहाँ पे वापस से आपको ये प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अब जैसे ये मिल गया, हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेना है। कैसे निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिंपल है, कहता है इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। कहते हैं साथ ही साथ 30% टैक्स माइनस ही कर देना ताकि हम कहाँ पे पहुँच जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे मिल गया, यहाँ पे PAT भी लिख दो, PAT इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 30%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, काम खत्म। तो जल्दी से करिए, 3,90,000 में से 1,60,000 माइनस करिए। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर दे रखे, एग्जाम में ऐसा नंबर आपको देने, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ठीक है। अब करना क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो देखिए मैंने कॉलम नंबर 1 में से 2 माइनस करना है, उसके बाद 30% माइनस करना है, और ये आंसर आएगा जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में भी करना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, और फिर अपने तरीके से आप कर सकते हैं। तो जल्दी से 3,90,000 माइनस 1,60,000, फिर माइनस 30%, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 1,61,000। लो जी, अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, कितना है 1,60,000, ऐड बैक कर दो, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 3,21,000। लो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से ईयर 2 में करो, 3,90,000 माइनस 1,28,000। अब क्या करना है, टैक्स माइनस करना है और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। टैक्स कितना है 30%, तो माइनस 30%, और प्लस डेप्रिसिएशन कितना था 1,28,000, तो ऐड बैक कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 3,11,400, ठीक है। यहाँ पे 3,90,000 माइनस 1,28,000 माइनस 30%, ये तो लिखना भूल गए, 1,83,400, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा और फिर हमारे पास में ये आंसर आया, ठीक है। ईयर 3 में कैलकुलेट करो, 3,90,000 माइनस 1,24,00 माइनस 30%, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आएगा 2,01,320, जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे 1,02,400, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,03,720। लो जी, बहुत बढ़िया चल रहा है सिंपल तरीके से। इसी तरीके से 3,90,000 माइनस 81,920 माइनस 30%, तो ये आंसर आ जाएगा 2,15,656। इसमें ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन 81,920, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2,97,576। लो जी, और उसी तरीके से 3,90,000 माइनस 65,536, ठीक है, माइनस 30%, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2,27,125 कर देते हैं, ठीक है, 27,125, ठीक है, 2,27,125 प्लस 65,500 आपके पास में
36 है ना, तो यहाँ पे 536, तो राउंड फिगर ही रखते हैं 60। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में 2,92,660 रखते हैं। लो जी, ये कैश इनफ्लो मिल गया। ये इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो मिला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंक्रीमेंटल से ही स्टार्ट हुई है। देखिए, इंक्रीमेंटल से ही स्टार्ट हुई है, तो ये इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो मिल गया। अब आपके पास में इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो है, कहाँ है, 8 लाख। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो है, बस काम खत्म। दोनों को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे तो पीवी फैक्टर आपके पास में कितना होगा, ऑलवेज 1। ईयर 0 पे तो ऑलवेज पीवी फैक्टर 1 ही होता है, तो पीवी फैक्टर जो है वो ऑलवेज 1 होता है। तो मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितना आया सर, 8 लाख ही है। ठीक है, बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लेते हैं, बस काम खत्म। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के लिए पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सम ऑफ नहीं कर सकते, देखिए हर साल का डिफरेंट इनफ्लो है, तो हर साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पीवी फैक्टर डिफरेंट है, आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो वही लेना पड़ेगा। कितना था यहाँ पे, कैलकुलेट में डाल दीजिए, 0.893, इसके बाद 0.797, इसके बाद 0.712, इसके बाद 0.636, इसके बाद 0.567। बस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, और फिर आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल पाएंगे। क्या निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। बस इनफ्लो मिल गया, आउटफ्लो मिल गया, काम खत्म। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जल्दी से निकालिए, मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। 3 लाख आपके पास में यहाँ पे 21,000 है, इंटू 0.893। मेरे साथ साथ आप निकाल लेंगे, मैं भी GT प्रेस करके अभी निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप अमाउंट लिखेंगे एग्ज़ाम में, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ। 3,03,720 इंटू 0.712297,576 इंटू 0.636 इज इक्वल टू 2,92,660 इंटू 0.567, और आपके पास में GT प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,06,284। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या इतना ही आ रहा है। ठीक है, एक बार के लिए क्रॉस चेक कर दीजिएगा। अब NPV निकाल लेंगे। ठीक है, NPV अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड। कहते हैं NPV कैसे निकलता है, सिंपल है सर। NPV तो ऑलरेडी आपको पता ही है, कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, जो कि कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से माइनस कर देना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अभी अभी निकाला 11,06,284, जिसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करेंगे जो कि 8 लाख रुपए, 8 लाख। तो NPV तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आ रहा है, तो एक्सेप्टेड ही है। कितना पॉजिटिव आ रहा है देखिए ज़रा। तो कहते हैं आपके पास में NPV जो है पॉजिटिव आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ आप भूल गए, 5th ईयर में आपके पास में एक और चीज़ थी, सैलवेज लेना तो भूल ही गए। तो इनफ्लो अभी भी थोड़ा सा अधूरा है, इनफ्लो में आप ऐड कर देंगे सैलवेज। ठीक है, 5th ईयर का सैलवेज कौन ऐड करेगा दोस्तों, 5th ईयर का सैलवेज भी तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो में 5th ईयर का सैलवेज भी तो ऐड करना पड़ेगा। सैलवेज कितना मिल रहा था, मैंने कहा था ना ऐड करना पड़ेगा, ये रहा 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। 40,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा सर, तो कहता है 5th ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 0.567। तो 40,000 इंटू 0.567 मतलब कि 22,680। ठीक है, 22,680 और ये अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों का आपको क्या करना है सर, ऐड कर देना है, तब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, सैलवेज को भूल गए तो मतलब आंसर गलत, सैलवेज को भूल गए तो आंसर गलत। तो
6,284 प्लस 22,680, तो करेक्ट इनफ्लो कितना आ गया? करेक्ट इनफ्लो जो है वो आपके पास में 11,28,964, जिसमें से 8 लाख माइनस होगा। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है? ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3,28,964। ये आपके पास में आंसर है। लो जी, ये आपके पास में क्या हो गया सर? आंसर। लो जी, कोई दिक्कत है तो बताइए। सिंपल सा पॉइंट है, आंसर आ गया, काम खत्म। आंसर आ गया, काम खत्म। लो जी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती इसमें। ये आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास में एनपीवी पॉजिटिव है, एक्सेप्टेड। ठीक है, बिल्कुल सॉल्यूशन से भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर इन लोगों का भी आ रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सबसे पहले ये सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन करिए, हमने भी वो दिखा दी है, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सारी चीज़ें। हम डायरेक्ट लास्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए, इन लोगों ने कैलकुलेशन करी है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये सारी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करी है और ये इनफ्लो निकाला है। ठीक है, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 ये लास्ट में उन्होंने ऐड करा है और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाला। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालने के बाद उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस किया और ये आपके पास में आंसर देख लीजिए, वही आंसर आ रहा है। हमने पॉइंट को थोड़ा मिस आउट कर दिया, पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में ही आ रहा था आंसर बेसिकली, हमने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, 64 कर दिया आपके पास में। ठीक है, तो आंसर तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए आपके पास में। ठीक है जी, आंसर वही आ रहा है 3,28,964। क्लियर है? इस तरीके से रिप्लेसमेंट डिसीजन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो सिंपल है। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 18 को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 18 आपके पास में होमवर्क में रहेगा, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 का ही सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है उसमें। आइए एक बार के लिए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18। देखिए ज़रा क्या चीज़ यहाँ पे कह रहा है। कहते हैं HMR लिमिटेड करके कोई कंपनी है। ठीक है, कहते हैं रिप्लेसिंग आपके पास में। ठीक है, रिप्लेसिंग कहता है, रिप्लेसिंग मैन्युअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विथ फुल्ली ऑटोमेटेड न्यू मशीन। वो रिप्लेस करना चाहते हैं, और रिप्लेस किस तरीके से कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं वो आपके पास में ओल्ड मशीन को न्यू मशीन कोई ऑटोमेटेड वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन मशीनरी को क्या किया जा रहा है सर? रिप्लेसिंग। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिप्लेसिंग हो रहा है ये हमारे लिए क्या है सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्लेसिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहता है ओल्ड मशीन को रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ओल्ड मशीन को रिप्लेस किया जाए। उसके बाद बताइए, उसके बाद आपके पास में क्या पॉइंट है? उसके बाद कहता है ओल्ड मशीन हैज़ बीन फुल्ली डेप्रिशिएट। ओल्ड मशीन ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, अब इसकी कोई प्राइस बची नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कहता है टैक्स पर्पज़ के हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बुक में, हमारी बुक में उसकी वैल्यू अभी भी 2,40,000 दिख रही है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुक में जो वैल्यू दिख रही है उस पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलता। टैक्स, इनकम टैक्स डेप्रिशिएशन तभी अलो करता है जब टैक्स पर्पज़ के हिसाब से उसका कोई डेप्रिशिएशन बचता हो, लेकिन टैक्स पर्पज़ के हिसाब से इसकी फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से इस मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। तो ओल्ड मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, आपकी बुक में 2,40,000 है, लेकिन इनकम टैक्स क्या देख रहा है? इनकम टैक्स देख रहा है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मशीन हैज़ बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम विथ ब्रेकडाउन, मतलब कि ब्रेकडाउन होने लगा है, मशीन बंद हो जाता है, कभी कभी चालू होता है, बंद होता है, इस तरीके से। और कहता है कि अगर इसे बेच भी दें हम तो 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि सैलवेज आपको एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये मशीन को आप बेच दें तो 30,000 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कहता है इफ़ सोल्ड इन मार्केट एट अ प्रेजेंट, अभी के अभी आप बेच देते तो 30,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं अगर आपने इसे ज़्यादा चलाया तो 10 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। 10 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
क्या बात समझ में आ रही है? 10 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, काम ख़त्म। अगर आज बेच दिया तो 30,000 मिलेंगे, 30,000। अगर आपने और ज़्यादा चलाया तो 10 साल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहता है कोई कंपनी है, दूसरी मशीनरी कंपनी, उस कंपनी ने हमारी कंपनी को ऑफ़र किया है। कहते हैं कि ऑफ़र किया है कि हम इस मशीन के बदले 1,00,000 रुपये देंगे। बहुत बढ़िया। जहाँ पे 30,000 बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिल रहा है, हमें क्या ऑफ़र मिला है कि हमें आपकी ओल्ड मशीन के बदले 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ओल्ड मशीन को हम 1,00,000 रुपये में रिप्लेस करेंगे। तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया फ़ायदा है। ठीक है, जहाँ पे 30,000 रुपये मिल रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं 1,00,000 रुपये देंगे, तो भाई बढ़िया ही है। कहते हैं कि ओल्ड मशीन के बदले 1,00,000 रुपये दिया जाएंगे और उसके बदले न्यू मशीन आपको परचेज कर लेना है। न्यू मशीन की प्राइस रहेगी, कहता है 4,50,000। न्यू मशीन की प्राइस कितनी रहेगी सर? 4,50,000 प्राइस रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो न्यू मशीन की प्राइस आपके पास में 4,50,000 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 4,50,000 का न्यू मशीन आएगा, 1,00,000 का ओल्ड मशीन जाएगा। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितना हुआ सर? 3,50,000। 4,50,000 माइनस 1,00,000 कितना हुआ? 3,50,000। क्या ये चीज़ आप मुझे कह सकते हैं? सिंपल है। ठीक है, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो मिल गया। कहते हैं कि सर न्यू मशीन 10 साल तक चलेगा और कहते हैं 10 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो 35,000 है। मतलब कि सैल्वेज वैल्यू आपको गिवन है 35,000। क्या है सर सैल्वेज वैल्यू? तो सैल्वेज वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट होता है? ईयर एंडेड पे, मतलब कि लास्ट ईयर में आप जो है इसे एज अ इनफ्लो ऐड कर देंगे। ठीक है, काम खत्म। अभी अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो आपको दिया है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि फर्दर कंपनी जो है फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन मेथड। ये देखते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें वो फॉर्मेट बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा था? क्योंकि वहाँ पे WDV था, इसलिए हमें एक एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा और पूरे का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ा। जबकि यहाँ पे मैंने पढ़ा कि कंपनी फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, तो मैं खुश हो गया कि भाई वो फॉर्मेट वापस से बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहता है बट, क्या लिखा है सर? बट दिक्कत देगा। कहता है कि बट फॉर द टैक्स पर्पज़, कहता है कि आपको क्या करना था? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेशन करना था, जो कि रेट है 7.5%। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं एक पॉइंट आपको बताता आ रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज आपको कैसे लेना है, इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से। आप अपने तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। इनकम टैक्स ने कहा कि सर WDV के हिसाब से करना है, तो WDV के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो करेक्ट आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वापस से मैं दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेट वापस से बनाना पड़ेगा। वो फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट? जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में ईयर वाइज फॉर्मेट बनाना पड़ा ना, वही फॉर्मेट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि WDV है तो हर साल का डेप्रिसिएशन भी डिफरेंट होगा, तो पूरे का पूरा वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। कहता है ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन, ओल्ड मशीन की इन्फॉर्मेशन। क्या है इन्फॉर्मेशन में? कहते हैं सेल आपको गिवन है, मटेरियल कॉस्ट आपको गिवन है, तो ये सारी चीज़ें तो सेल में से माइनस ही करनी है। लेबर कॉस्ट गिवन है, माइनस करनी है। वेरिएबल ओवरहेड माइनस करना है, फिक्स ओवरहेड माइनस करना है। ठीक है, तो ये आप जैसे ही इतनी चीज़ माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? स्टेप 1, जो कि मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले, अगर इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन है तो सबसे पहले एक ही चीज़ निकालना, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले फोकस यही करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ माइनस करके आंसर निकालना है, दूसरी बात बाद में। सबसे पहले इतना काम करो और उसका भी क्या करना है सर? इंक्रीमेंटल निकालना है। तो ये जो है उसका डिफरेंस निकालते चलना और काम खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। तो इंक्रीमेंटल निकालना है और आपके इस तरीके से। तो कहते हैं 8,10,000 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, इसका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स मिल जाएगा। यहाँ पे 8,10,000 में से ये खर्चे माइनस कर दीजिए, इसका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स मिल जाएगा और फिर उसका डिफरेंस निकाल के इंक्रीमेंटल निकाल लेना। ठीक है, इंडिविजुअली इंक्रीमेंटल निकालने में ऐसा होगा कि सर सेल तो ज़ीरो हो जाएगा इंक्रीमेंटल, लेकिन ध्यान से देखें तो कई खर्चे बच भी रहे। आप देखिए मटेरियल कॉस्ट ओल्ड मशीन में 1,80,000 का हो रहा था, न्यू मशीन परचेज करोगे तो खर्चा कम हो रहा है, तो एक तरीके से वो इनकम बन रही है। अगर आपको इसमें नहीं पढ़ना है
तो सिंपली आप एक चीज़ करिएगा, ओल्ड मशीन का पीबीडीटी निकाल लीजिए, न्यू मशीन का पीबीडीटी, और फिर लास्ट में इंक्रीमेंटल कर देना। अगर इंडिविजुअली इंक्रीमेंटल मेथड के हिसाब से नहीं समझ आ रहा है तो दोनों का पहले आप एक काम करिए, पीबीडीटी निकाल लीजिए, इसका भी पीबीडीटी, और फिर पीबीडीटी का आप इंक्रीमेंटल निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअली अगर समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, और मेरे ख्याल से वही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1,80,000 खर्चा हो रहा था, अब कितना हो गया 1,28,250, मतलब कि खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया मतलब कि एक तरीके से वो इनकम है। ठीक है, तो उसे ऐड करना है इनकम की तरह। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन खैर वो चीज़ आप पढ़े नहीं तो ही अच्छा है। आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे इसका पीबीडीटी निकालेंगे, न्यू मशीन का निकालेंगे, और फिर इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे, काम खत्म। ठीक है, एक बार के लिए सॉल्यूशन में भी मैं साथ साथ दिखाता चलता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम पीबीडीटी निकालेंगे, इन लोगों ने भी वही निकाला है। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, तो सर वही चीज़ निकालेंगे। कहते हैं कि आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा इस तरीके से निकाला, यहाँ पे इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने कहा वही करिए, दोनों तरीके सही है। इन लोगों ने शॉर्टकट में कर लिया, क्या काम कर लिया, कहते हैं कि सर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स में से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, तो भी आप यहीं पे पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से चलेंगे तो भी यहीं पे पहुंचेंगे। एक बार के लिए देखिए, 8,10,000 में से सारे खर्चे माइनस करिए तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे यही आंसर मिलेगा। तरीके डिफरेंट डिफरेंट है, तरीके डिफरेंट डिफरेंट है, और तरीके तभी समझ आते हैं जब आप अपना दिमाग यूज़ कर पाते हैं। अगर दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है तो सिंपली मैंने कहा वही करिए, सेल में से सारे खर्चे माइनस करिए, जो अभी तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में भी किया वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करो और काम खत्म। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो तो वहीं पे पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, उसी तरीके से, और दोनों का अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे। 80,000 आपके पास में आ गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, मेन चीज़ ये थी कि सर डेप्रिसिएशन जो कंपनी कैलकुलेट कर रही है वो तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रही है, लेकिन करना किस पे था, WDV 7.5% के हिसाब से। इसका मतलब सर जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया है वो गलत है, डेप्रिसिएशन गलत है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस के हिसाब से है, हमें करना किसके हिसाब से, WDV के हिसाब से, इसलिए गलत है, तो इसे हमें नहीं लेना है। डेप्रिसिएशन खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और क्या इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहता है नीचे आपके पास में ये सारी टैक्स रेट 30% है। ठीक है जी, और कहता है कि आपके पास में अबो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताना है क्या रिप्लेस करना चाहिए या फिर नहीं, क्या हमें रिप्लेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपके पास में क्या कहता है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, क्या पी फैक्टर गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है, और यहाँ पे मेन चीज़ कैपिटल गेन को इग्नोर करेंगे, मतलब कि कैपिटल गेन जैसा कुछ है ही नहीं, आपको मान के चलना है। ठीक है, पी फैक्टर गिवन है तो पी फैक्टर से यही लिखना है। देखिए इन लोगों ने भी वही लिखे, पी फैक्टर यही लिखने, क्लियर है, पी फैक्टर कंपलसरी वही लिखने जो गिवन है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमें निकालना है दो चीज़, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल इनफ्लो। आउटफ्लो तो मैंने पहले ही कह दिया कि 4,50,000 का मशीन परचेज़ किया, ओल्ड मशीन के बदले वो 1,00,000 रुपये दे रहे। ठीक है, तो नेट हमें कितना पे करना है, 3,50,000, ये इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आ गया, और ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, क्योंकि ईयर जीरो पे ऑलवेज वो प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 3,50,000 मिल गया। बस अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल जाए तो दोनों का डिफरेंस निकाल के एनपीवी निकाल सकता हूँ, और एनपीवी निकालना है उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालना पड़ेगा, और उसी के लिए हमें दो स्टेप में काम करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में इनफ्लो डायरेक्टली नहीं गिवन है, इसलिए जैसे कि मैंने कहा 2 स्टेप में काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स निकाल लो, जो कि 80,000 हमने निकाल लिया। ठीक है, 80,000 हमने निकाल लिया, क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, 80,000। दूसरा स्टेप है कि अब आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालेंगे। क्लियर है, फॉर्मेट बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से,
हालांकि हर साल का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स तो सेम है, लेकिन ये फॉर्मेट क्यों बनाना पड़ा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो WDV के हिसाब से और डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से होता है, तो हमें कंपलसरी आपके पास में क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल का डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमने ईयर लिख लिया। पी फैक्टर यहाँ पे लिखना चाहो या फिर लास्ट में लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है। पी फैक्टर इन लोगों ने यहीं पे लिख रखा है। हालांकि पी फैक्टर तो क्वेश्चन में गिवन है, कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। टोटल कितने साल है? 10 साल की लाइफ है मशीन की, तो 10 साल तक चलाना है। न्यू मशीन की लाइफ 10 साल है ना, तो 10 साल तक चलाना है। ओल्ड मशीन की लाइफ भी 10 साल है, लेकिन कहता है 10 साल चलाया तो सैलवेज नहीं मिलेगी। क्लियर है? और हम तो आज ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ तो 10 साल तक चल जाएगा। ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन ठीक है, 10 साल तक चलेगा, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 10 साल तक चला सकते हैं। हालांकि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू फिर बचेगी नहीं, लेकिन 10 साल तक चला सकते हैं। न्यू मशीन आएगा वो भी 10 साल चलेगा, तो दोनों की लाइफ सेम है। ये फोकस किया आपने? ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल चीज़ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, तो 80,000 है, तो लिख दिया 10 साल तक के लिए। अब डेप्रिसिएशन की बारी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पे ही करेंगे, कहीं पे भी वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में उसकी वर्किंग नोट बनाने की कोई सेपरेट ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बनाना चाहे तो बना सकते। जल्दी से कैलकुलेटर में लिखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? मैंने कहा था इंक्रीमेंटल आउटफ्लो पे। इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कितना है? 3,50,000। कैलकुलेटर में लिख दो 3,50,000। कैलकुलेटर में लिख दिया। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 7.5%, तो इंटू 7.5% आपके पास में आ गया 26,250। लो जी। अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कैलकुलेटर से ही काम हो जाएगा, कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इक्वल टू एक बार प्रेस कर दीजिए, माइनस और उसके बाद इक्वल टू, तो आपके पास में जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया। उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है मेरे सामने दिख रहा है 3,23,750। बस इसका 7.5% करोगे तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इंटू 7.5%। तो यहाँ पे मेरे सामने आ गया 24,281.25, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो थर्ड ईयर का अमाउंट चाहिए। कैसे निकलेगा? सिंपली जो कैलकुलेटर में मुझे 24,281.25 दिख रहा है, मुझे दो बटन प्रेस करने हैं, माइनस और उसके बाद इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। आपके पास में आंसर दिख रहा होगा, अमाउंट आ गया थर्ड ईयर का। क्या अमाउंट है? 2,99,468.75। बस अब माइनस इक्वल टू एक बार प्रेस कर दो, उसके बाद फोर्थ ईयर का मिल जाएगा इंटू 7.5%। बस यही काम करते रहना है और आपके पास में डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में हो सकता है। अब मैं मान के चलता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में समझा दिया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत समझा दिया। अब ये आप खुद से कर सकते हैं। बस आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, उसमें टैक्स आप माइनस कर देना, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके कैश इनफ्लो निकाल लेना। और फिर कैश इनफ्लो जैसे ही मिल जाता है, आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देना कैश इनफ्लो के साथ। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में क्या मिल जाएगा सर? आपके पास में ये जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिल गया, काम खत्म। आप यहाँ पे ध्यान रहे, लास्ट ईयर में वो सैलवेज लेना भूलना नहीं दोस्त। सैलवेज ये रहा, ये भूलना नहीं। उसके बाद ही आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा था वैसा ही सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल गया। उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्टेड, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि सिंस इंक्रीमेंटल एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड मशीन को रिप्लेस करने के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओल्ड मशीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन। तो रिप्लेसमेंट के बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन बड़ी होती है तो स्टूडेंट कहता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड कुछ भी नहीं है, एक तरीका होता है बस सॉल्यूशन करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया। मुझे तो नहीं लगता कि अपने स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी चीज़ हार्ड लगी होगी। अपने स्टूडेंट कर सकते, अपने जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो नहीं लगता, इसमें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए जो कि ईजी है और कैलकुलेशन में बढ़े। कैलकुलेशन में बढ़े तो होगा क्या पता है, ये क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर का आएगा।
आप पूरे कवर कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट पूरे कवर करेंगे क्योंकि एकदम से कंसेप्ट क्लियरिटी है। रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपली क्या करना है, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। कहते हैं कि इंक्रीमेंटल आउटफ्लो और इनफ्लो निकालना है, ठीक है। आउटफ्लो तो डायरेक्टली वैसे निकल ही जाता है, दोनों क्वेश्चन हमने देखे, इलस्ट्रेशन 18 और आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। आउटफ्लो में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो तो डायरेक्टली दे देता है आपके पास में, बस माइनस करके निकाल लेना इंक्रीमेंटल। इनफ्लो में डायरेक्टली नहीं गिवन होता तो हम 2 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स निकालते हैं, स्टेप नंबर 1, और फिर दूसरा इसकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते हैं, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस लेके एनपीवी निकाल लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड, नेगेटिव आया तो नॉट एक्सेप्टेड। ख़त्म कहानी, कहानी ख़त्म। लो जी, अब पूरे सिलेबस में आपके पास में पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब एक ही क्वेश्चन जो बाकी रहता है जो मुझे डिस्कस करना है, वैसे आईसीएम मॉड्यूल में गिवन है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी वो तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 90। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट जो है वो पूरे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। ये कंसेप्ट जो है सीए फाइनल का है। ये कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे है, सीए फाइनल का। सीए फाइनल के अंदर कंसेप्ट है, उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, लेकिन इसका कंसेप्ट ऐड करना भूल गए। तो एक तरीके से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे हम आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी कंसेप्ट आपकी पूरी बुक में नहीं है। ये जो आप पढ़ने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 19, इसका कोई भी कंसेप्ट पूरी बुक में नहीं है। ये सीए फाइनल की बुक में कंसेप्ट है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आईसीएआई ने क्वेश्चन दिया है तो हमें उसे कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। लेकिन इतना श्योर शॉट हम बन सकते हैं कि यहाँ पे मैं पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर करवा दूँ कि अगर ये क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, इसके आने के चांसेस 1% ही है, 1%। और 1% में भी ध्यान रखिए, अगर आएगा तो सेम क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पे 42 की जगह 35 कर दिया, बस ऐसा ही चेंजेस होगा, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ में क्वेश्चन है, 4 पैराग्राफ कर दिया, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, लैंग्वेज सेम ही रहेगी। मतलब कि अगर मैं कहूँ इसे रट लेते हैं, इसे रट लेते हैं तो भी काम हो जाएगा, इसे अगर रट भी लेते तो भी काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। रट लेना है, इस क्वेश्चन को रट लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, काम खत्म। वैसे क्वेश्चन छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। बस इसमें कंसेप्ट मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट डिटेल है, सीए फाइनल की बुक में यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कराऊंगा, फॉर्मूला समझा दूंगा, और फॉर्मूला जैसे ही समझ आ गया आपके पास में क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में आएगा, बस इसी तरीके से करना है और पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर। एग्ज़ाम में आने के चांसेस ओनली एंड ओनली 1%, और मैं कहूँ लेस देन 1%, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी भी आपकी बुक में है नहीं। ये क्वेश्चन की हिस्ट्री क्या रही है पता है? पहले तो ये क्वेश्चन था ही नहीं ऐसे मॉड्यूल में, पहली बार ऐसे ऐड करा गया। ओल्ड मॉड्यूल है ना आपके पास में, ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल में पहली बार इसे ऐड करा गया। फिर क्या करा गया, फिर स्टूडेंट ने कहा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन तो पूरी इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो आईसीएआई ने देखा, हाँ जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो दूसरे अपकमिंग मॉड्यूल में इसे कैंसिल कर दिया, इसकी जगह कोई और क्वेश्चन डाल दिया। अब वापस से इस मॉड्यूल के अंदर, लेटेस्ट के अंदर इसे ऐड बैक कर दिया, और वो क्वेश्चन जो उन्होंने बनाया था वो कैंसिल कर दिया। मतलब कि ये ऐड हो रहा है, कभी डिडक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, कभी डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। आईसीएआई मॉड्यूल में भी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसे आईसीएआई मॉड्यूल में रखना है या फिर नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आईसीएआई मॉड्यूल में है तो मैं कहूँगा कि करके जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है और आपके पास में काम खत्म। एक ही फॉर्मूला में ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये करके जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा वीडियो बना दूंगा, छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है, तो क्वेश्चन आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। चलिए।